नमस्कार बच्चों। आज हम व्यावसायिक अध्ययन की पहली पुस्तक का चौथा अध्याय का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। हमारे अध्याय का नाम है नियोजन। बच्चों, इसके पहले भाग में हमने नियोजन का अर्थ जाना, इसकी विशेषताओं को समझा, व महत्व व सीमाओं को भी जाना। हमने यह देखा कि नियोजन किसी भी व्यवसाय और उसके प्रबंधन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है। आज हम यह देखेंगे कि नियोजन किस प्रकार किया जाता है, अर्थात योजनाएं किस प्रकार बनाई जाती हैं। नियोजन की अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है। योजनाएं बनाना जितना देखने व सुनने में आसान लगता है, वास्तव में किसी व्यवसाय के अंदर यह उतनी सरल प्रक्रिया नहीं होती। योजनाएं बनाने के लिए, खास करके प्रभावी योजनाएं बनाने के लिए, प्रबंधकों को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है या कई चरणों से गुजरना पड़ता है। आइए एक एक करके नियोजन या योजना बनाने की प्रक्रिया में आने वाले विभिन्न चरणों पर चर्चा करें। बच्चों, सबसे पहला व सबसे महत्वपूर्ण चरण है उद्देश्यों का निर्धारण। यानी जब हम योजना बनाते हैं तो सबसे पहली चीज हम यही करते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। बच्चों, इसे हम व्यवसाय को छोड़ दें यदि, तो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में भी हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। आप विद्यार्थियों को यदि अपनी अंतिम परीक्षा या फाइनल परीक्षा में एक लक्ष्य निर्धारित करना है, तो उसको करने के बाद ही आप यह सोच पाएंगे कि आपको उसके लिए कितना पढ़ना है। यदि आपका लक्ष्य है 90% से ज़्यादा अंक हासिल करना, तो आप उसके अनुसार मेहनत करेंगे, योजनाएं बनाएंगे। यदि आपका लक्ष्य है मान लीजिए 80% या 70% के आसपास अंक प्राप्त करना, तो आप उसके हिसाब से अपने पढ़ाई को समय देंगे। ठीक उसी प्रकार व्यवसायों में भी जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, तब तक उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है, किस प्रकार की योजनाएं चाहिए, यह भी निर्धारित करना मुश्किल है। इसीलिए योजनाओं में सबसे पहला चरण यह होता है कि हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करने होते हैं। बच्चों, ये लक्ष्य या उद्देश्य कई तरह के हो सकते हैं। जैसे कि हम हो सकता है यह चाहें कि हमारे व्यवसाय का बाजार में हिस्सा मान लीजिए 5% से 10 हो जाए, 15 हो जाए या बढ़ जाए। हो सकता है हम अपने वस्तु के उत्पादन में लगने वाली लागत को कम करने का लक्ष्य रखें। हो सकता है हमारा लक्ष्य यह हो कि जितने कर्मचारी हमारे व्यवसाय, हमारी कंपनी को हर साल छोड़ कर जाते हैं, हम उस संख्या में कमी लेकर आए। हो सकता है हम अपनी फैक्ट्री में होने वाले हड़तालों या कर्मचारियों से होने वाली अन्य समस्याओं की संख्या में कमी लाना चाहें। हो सकता है हम अपनी वस्तुओं के उत्पादन की संख्या को बढ़ाने का लक्ष्य रखें या बिक्री की संख्या को बढ़ाने का लक्ष्य रखें। तो इस प्रकार लक्ष्य कई प्रकार के हो सकते हैं। हर व्यवसाय अपनी प्राथमिकता के अनुसार अपने लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित करता है। बच्चों, पहला चरण जब पूरा हो जाए, यानी जब हमारे पास एक लक्ष्य आ जाए कि हम भविष्य में इतने समय में इस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके बाद हमारा दूसरा चरण होता है आधार विकसित करना। आधार या मान्यताएं भविष्य में आने वाली परिस्थितियों के अनुमान होते हैं। इनका अर्थ होता है कि हम भविष्य में होने वाली परिस्थितियों के बारे में पहले से सोचें, वह एक अनुमान विकसित करें, आधार विकसित करें कि यदि हमारा यह लक्ष्य है और उसे हम इतने समय में प्राप्त करना चाहते हैं, तो हो सकता है इस पूरी समय अवधि में ये घटनाएं घटित हो सकती हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिनका हमारे व्यवसाय या लक्ष्य पर प्रभाव पड़ सकता है। उन घटनाओं या उन परिस्थितियों के बारे में हम पहले से सोच कर रखना चाहेंगे, ताकि हम उनके लिए तैयारियां कर सकें, हम उनके लिए तैयार रह सकें, ताकि हमें एकदम से कोई जोखिम ना उठाना पड़ जाए। तो इस प्रकार भविष्य के कुछ आधार हम विकसित करते हैं, जो कि नियोजन की प्रक्रिया का दूसरा चरण कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा चरण है कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों को पहचानना। बच्चों, अब हमें पता है कि आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होंगी, वह इन परिस्थितियों से होते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें किस लक्ष्य तक पहुंचना है। अब हम क्या करेंगे? तीसरे चरण में हम कई विधियों के बारे में सोचेंगे कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे पास क्या विधियां हो सकती हैं।
बच्चों, मान लेते हैं एक उदाहरण के तहत कि हमारा उद्देश्य है अपनी बिक्री को, अपनी वस्तु या उत्पाद की बिक्री को बढ़ाना। उसके लिए हमने एक नियत लक्ष्य रखा कि यदि हम वार्षिक रूप से 1,00,000 इकाइयों की बिक्री करते थे, तो अब हम अपने लक्ष्य को 1,00,000 से बढ़ाकर 1,50,000 इकाइयों का रख रहे हैं। तो हमने लक्ष्य तो निर्धारित किया कि हमें 1,50,000 इकाइयों की बिक्री करनी है, हमने उसके कुछ आधार विकसित कर लिए। अब इस तीसरे चरण में हम यह सोचेंगे, हम पहचान करेंगे कि वह लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। मान लीजिए बिक्री बढ़ाने का यह लक्ष्य 2 या 3 तरीकों से प्राप्त हो सकता है। पहला, किसी प्रकार की छूट की योजना लोग अपने ग्राहकों के लिए चलाना, जैसे कि कोई डिस्काउंट स्कीम वगैरह। दूसरा, अधिक सेल्समैन रख के अपनी बिक्री को बढ़ावा देना। तीसरा, अपने उत्पाद की कीमत को कम कर देना। मान लेते हैं ये 3 विकल्प हमारे सामने हैं, हमने इनकी पहचान कर ली। इस तरह इन विकल्पों की पहचान करना नियोजन का तीसरा चरण हो जाता है। तीसरे चरण में विकल्प पहचान लेने के बाद चौथे चरण में हम इन विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन का अर्थ है कि हम इनमें से हर एक विकल्प के बारे में यह देखेंगे कि यदि इस विकल्प को अपनाया जाता है तो इससे क्या लाभ होंगे व इसमें क्या लागतें आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए यदि हमने बिक्री बढ़ाने के लिए दूसरे कार्यविधि का मूल्यांकन करना शुरू किया, हमने देखा कि यदि हम सेल्समैन रखते हैं तो वो घर घर जाकर सामान बेच सकते हैं, हो सकता है हमारी बिक्री बढ़े। लेकिन वहीं इन लोगों को या कर्मचारियों को रखना, उसमें लागत आएगी, उनका प्रशिक्षण देना, उनकी वेतन को देना, इन सब में लागतें आ सकती हैं। तो ये उसकी कुछ लागतें हो गई, वह उसका फायदा हो गया कि वो घर घर जाकर सामान बेच सकते हैं। यदि हम कीमत कम करें तो हमारा लाभ घट जाएगा, हो सकता है बिक्री बढ़ जाए। तो इस प्रकार हर एक विधि के अंदर आने वाले सकारात्मक व नकारात्मक परिणामों के बारे में हम सोचेंगे, चर्चा करेंगे और उनके आधार पर मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद अगले चरण में हमें चुनाव करना है कि अब इनमें से कौन सा विकल्प लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्योंकि पिछले चरण में हमने इन विधियों के सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं को देखा, लाभ व लागतों को देखा होगा, अब हम चुनाव इस आधार पर करेंगे कि जो विधि या जो विकल्प कम से कम लागत या सबसे कम लागत में सबसे अधिक लाभ हमें दे जाए, वो सर्वश्रेष्ठ विधि हुई, उस विधि को हम चुन लेंगे। इस प्रकार 5वें चरण में हमारे एक विकल्प का चुनाव हो जाएगा। अब विकल्प चुन लिया, मान लीजिए हमने निर्धारित किया कि हम सेल्समैन को ही रखना चाहते हैं, अब हमें लागू करना है उन्हें। अगले चरण में इस विकल्प को, इससे जुड़े हुए क्रियाओं को लागू करना है। हमें लोगों को नौकरी पर रखना होगा, हमें हो सकता है किसी समाचार पत्र या किसी जगह पर प्रचार करना पड़े कि हमें इस प्रकार सेल्समैन चाहिए। हम उनको रखेंगे, उनका साक्षात्कार लेंगे पहले, तो फिर रखेंगे, उनका प्रशिक्षण करेंगे, फिर उनको हम सेल्समैन के कार्य में लगाएंगे, वो अपना कार्य चालू करेंगे, जिससे हमें बिक्री प्राप्त होगी। तो जो भी विकल्प या योजना हमने चुनी उसको लागू करना है। उसको लागू करने में बच्चों आपको ध्यान रखना है इस बात को कि जब इस चरण में हम आते हैं तो यहां पर प्रबंधन की अन्य क्रियाएं शामिल हो जाती हैं। नए कर्मचारियों को रखना हो, या एक ढांचा तैयार करना हो काम का, या कर्मचारियों से काम करवाने के लिए उन्हें निर्देश देना हो, इस तरह के जो अन्य कार्य एक प्रबंधक को करने होते हैं, जो कि आप आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे, वो तब अस्तित्व में आते हैं जब हम अपनी योजनाओं को लागू करने जाते हैं। अर्थात योजनाओं को लागू करने के लिए एक प्रबंधक को अन्य कई कार्य करने पड़ते हैं, उनकी सहायता से वह निर्धारित योजना या विकल्प को लागू करता है। अब एक बार आपकी योजना लागू या क्रियान्वित हो जाए, वो काम में चल रही है, इसके बाद आपको अंतिम चरण के रूप में अनुवर्तन करना होता है। अनुवर्तन का अर्थ है कि समय समय पर आपको देखते ही रहना है, चेक करते रहना है कि जो योजना आपने बनाई, जो कार्य आपने उसके लिए चालू करवाए, क्या वो योजना के अनुसार और लक्ष्य के अनुसार हो रहे हैं कि नहीं। क्या कोई कमियां हैं, क्या आप अपने लक्ष्यों के तरफ समय पर सही तरीके से बढ़ रहे हैं,
यदि नहीं तो क्या कमियां आ रही हैं, कैसे उनको ठीक किया जाए ताकि समय पर लक्ष्यों की ठीक प्रकार प्राप्ति हो। इसे ही अनुवर्तन कहा जाता है। आप बार बार देखेंगे, समय समय पर एक निश्चित अंतराल पर चेक करेंगे कि आप अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ ठीक से बढ़ रहे हैं कि नहीं, आपकी योजनाएं ठीक से क्रियान्वित हो रही हैं कि नहीं। तो बच्चों, ये हमारी नियोजन की प्रक्रिया के 7 चरण थे। पहला, उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा, भविष्य से जुड़े हुए आधारों का विकसित करना। तीसरा, कार्यवाहिक गतिविधियों या वैकल्पिक विधियों की पहचान करना, फिर उनका मूल्यांकन करना, उनके सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं को देखना, फिर उसके आधार पर चुनाव करना, फिर योजनाओं को लागू करना व समय समय पर उनका अनुवर्तन करना। तो आपने देखा कि कैसे नियोजन एक बड़ी विस्तृत प्रक्रिया है। एक एक चरण या कदम महत्वपूर्ण है। सही तरह से किया गया नियोजन ही काम आता है, वरना कई व्यवसायी, कई प्रबंधक योजनाएं तो खूब बनाते हैं, लेकिन उनकी योजनाएं उन्हें सफलता नहीं दिला पाती, क्योंकि उन्होंने योजनाएं बनाते वक्त सभी चरणों का सटीक तरीके से अनुसरण नहीं किया होता है। बच्चों, योजनाएं जब बनती हैं तो योजनाएं कई तरह की हो सकती हैं। अलग अलग तरह की योजनाओं को हम मुख्यतः 2 श्रेणियों या वर्गों में बांटते हैं। इस प्रकार हमारे पास योजनाओं के 2 प्रकार निकल के आते हैं। आइए अब उन पर चर्चा करते हैं। बच्चों, पहले प्रकार की योजना होती है एकल प्रयोग योजना। यानी कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो केवल एक बार ही प्रयोग की जाती हैं। इन्हें किसी विशेष घटना या परियोजना हेतु विकसित किया जाता है। ये ऐसी योजनाएं होती हैं जिनका एक बार उपयोग हो जाने के बाद दोबारा इन्हें बिल्कुल उसी प्रकार उपयोग नहीं किया जाता। इनका उद्देश्य केवल किसी एक विशेष योजना, परियोजना, प्रोजेक्ट, किसी विशेष कार्यक्रम आदि से जुड़े हुए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। एक बार वो प्राप्त हो जाए फिर इन योजनाओं को निरस्त कर दिया जाता है, दोबारा फिर इनको नहीं उपयोग किया जाता, फिर नई योजनाएं बनाई जाती हैं। ऐसी क्रियाविधि भविष्य में दोहराई नहीं जाती, अर्थात ये अनावृत्त परिस्थितियों हेतु होती हैं। यानी ऐसी परिस्थितियां जो बार बार नहीं आएंगी, हम उनके लिए इन योजनाओं को बनाते हैं। इन योजनाओं के अंदर मुख्यतः 3 प्रकार की योजनाएं आती हैं: बजट, कार्यक्रम व परियोजनाएं। बच्चों, बजट शब्द आपने कई बार सुना होगा। बजट हम अपने खर्चों, अपनी आमदनी या कई बार अपने समय का भी बनाते हैं। एक व्यवसाय अपने लागतों व आगतों का बजट बना सकता है। बजट विशेषकर एक निश्चित अवधि के लिए होता है। मान लीजिए हम इस वर्ष का बजट बनाते हैं, वह बजट इस वर्ष के लिए ही होगा। अगले वर्ष हम वही बिल्कुल एक जैसा बजट तो उपयोग नहीं कर सकते। आपको पता होगा, सरकारें भी बजट बनाती हैं, हर वर्ष बजट बनता है। बजट कोई ऐसी योजना नहीं है जो एक बार बना के आप कई कई साल उसका उपयोग करें। बजट समय समय पर, वर्ष दर वर्ष आपको बदलना होता है, समय के अनुसार नए बजट बनाने होते हैं। इसी प्रकार कार्यक्रम, हर कार्यक्रम अपने आप में अलग है, उसकी योजना भी अलग है। यदि एक कार्यक्रम आज चल रहा है तो वैसा बिल्कुल एक जैसा कार्यक्रम दोबारा नहीं होगा। तो हर कार्यक्रम की तैयारी अलग तरीके से होती है। यदि आप किसी ऐसे कंपनी में कार्य करते हैं जो कई कार्यक्रमों या इवेंट आदि को आयोजित करते हैं, तो आप जानते होंगे कि हर कार्यक्रम या हर ऐसा जो प्रायोजन है वह अपने आप में अलग होता है। उदाहरण के लिए आप कई बार टीवी पर देखते होंगे, फिल्मों में या बॉलीवुड में कई तरह के पुरस्कार कार्यक्रम आपको देखने को मिलते हैं। क्या हर साल यह कार्यक्रम बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं आपको? नहीं। हर साल उनकी रूपरेखा, उनका जो एक पूरा विस्तृत रूप से जो उनकी योजना बनाई जाती है वो अलग होती है। तो कार्यक्रम दर कार्यक्रम योजनाएं अलग बनानी पड़ती हैं। बजट हो या कार्यक्रम हो या परियोजनाएं हो, ये अपने विशेष उद्देश्य या विशेष समय अवधि के लिए बनाने के बाद फिर इनको दोबारा उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए इन्हें हम एकल प्रयोग योजनाएं कहते हैं। इसी प्रकार कुछ योजनाएं होती हैं जिन्हें हम स्थायी योजनाएं कहते हैं। एक स्थायी योजना एक निश्चित समय अवधि के दौरान नियमित रूप से घटित होने वाली क्रियाओं में प्रयोग की जाती है। इसे यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाता है कि एक संगठन के आंतरिक प्रचालन को भली प्रकार से, ठीक प्रकार से चलाया जाए।
एक संगठन में ऐसी गतिविधियां जो बार बार होती हैं वो ठीक तरीके से हों, इसके लिए एक बार योजना बनाकर उसे सुनिश्चित कर दिया जाता है ताकि उससे जुड़े हुए लोग उसको एक दिशा निर्देश के रूप में लेकर बार बार जब वो उसी प्रकार का कार्य करें तो वहां उपयोग कर सकें, जिससे किसी प्रकार की समस्या या विडंबना उत्पन्न ना हो। ऐसी योजना मुख्य रूप से निर्णय लेने में कार्यकुशलता को बढ़ाती है, क्योंकि हमने योजना को बना दिया। अब वही परिस्थिति जब बार बार हमारे सामने उत्पन्न होगी तो हम उस परिस्थिति में पहले से निर्धारित योजना के अनुसार निर्णय ले सकते हैं, तो हमारे निर्णय ज़्यादा कुशल या बेहतर माने जाते हैं। ये योजनाएं सामान्यतः एक बार विकसित की जाती हैं, परंतु ज़रूरत पड़ने पर इन्हें समय समय पर व्यवसाय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाता है। इनमें थोड़ा संशोधन हो सकता है, तो थोड़े संशोधन के साथ इन्हें बार बार उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की योजनाओं में शामिल होने वाली कुछ मुख्य योजनाएं हैं नीतियां, कार्यविधियां व नियम। बच्चों, नीतियां जो हैं वो किसी भी व्यवसाय के आंतरिक क्रियाकलापों का दिशा निर्देश तय करती हैं। हर व्यवसाय या उद्योग या कंपनी में कुछ विस्तृत नीतियां होती हैं जिन्हें सभी को पालन करना होता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, यदि एक व्यवसाय की नीति है कि वह उधार अपने सामानों की बिक्री नहीं करेगा, तो अब चाहे व्यवसाय या उस मान लीजिए दुकान में बैठने वाला कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसके व्यवसाय में यह नीति है कि वह उधार बिक्री नहीं करेगा, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, जब भी कोई उनसे उधार मांगेगा वो उसे नहीं देंगे, क्योंकि उनकी यह नीति है कि हम उधार बिक्री नहीं करते। इसी प्रकार यदि कच्चे माल की प्राप्ति की बात हो, उसके लिए हम कैसे सप्लायरों का या पूर्तिकर्ताओं का चयन करेंगे, इसके लिए भी नीति बनाई जा सकती है। तो ऐसी नीतियां एक बार बनाने के बाद बार बार उपयोग की जाती हैं, वह ये हमें दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कार्य विधियों की यदि बात की जाए, कार्य विधियों का अर्थ होता है किसी विशेष कार्य को करने में आने वाले चरण कौन कौन से होंगे, किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। मान लीजिए यदि किसी व्यवसाय में नए कर्मचारियों को काम पर रखने की बात है, तो उसके अंदर आने वाले चरण क्या क्या हैं। पहले एक फॉर्म भरना है, फिर साक्षात्कार होगा, या पहले कोई परीक्षा होगी फिर साक्षात्कार होगा, फिर और किन चरणों से गुजरना होगा। इस प्रकार के हम अपने चरणों को निर्धारित कर सकते हैं कि हम अपने व्यवसाय में नए कर्मचारी इस प्रकार ही रखेंगे। एक बार यह नीति बन जाए, एक बार यह प्रक्रिया बन जाए, तो हम बार बार फिर इसको उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे जो योजनाएं या क्रियाकलाप या क्रियाविधियां होती हैं, इन्हें बार बार उपयोग बड़ी सरलता से किया जा सकता है। तो इस प्रकार के योजनाओं को हम स्थायी योजनाएं कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने देखा कि यदि हमें नियोजन करना है, यदि हमें योजना बनानी है, तो हमें किन चरणों से गुजरना होगा। इसके पश्चात हमने दो मुख्य प्रकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की। एक तरफ एकल प्रयोग योजना, तो दूसरी तरफ स्थायी योजना। जहां एकल प्रयोग योजनाओं में वो योजनाएं आती हैं जो एक बार प्रयोग होने के बाद दोबारा काम में नहीं ली जाती। वहीं स्थायी योजनाओं में वो योजनाएं आती हैं जिन्हें हम थोड़े संशोधन या कई बार बिना संशोधन के भी बार बार उपयोग कर सकते हैं। योजनाओं को बनाते वक्त प्रबंधकों को बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि जैसा कि अब आप देख चुके हैं, योजनाओं के आधार पर ही आगे आने वाली गतिविधियां निर्धारित की जाती हैं। आप आने वाले अध्यायों में प्रबंधक के अन्य कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे योजनाएं बनने के बाद उन्हें किया जाता है। तो ऐसे में योजनाएं सटीक होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं आशा करता हूं आपको नियोजन व योजनाओं के बारे में बताई गई बातें अच्छे से समझ आई होंगी, आप इनका महत्व समझ पाए होंगे। इस अध्याय के दोनों भागों में इतना ही। धन्यवाद।